कंबोडिया थाईलैंड बॉर्डर पर जंग का अलार्म। एक तरफ चीन की चालबाजी, दूसरी तरफ भारत की चुपचाप एंट्री, और अब पूरा साउथ ईस्ट एशिया सुलगने लगा है। चीन ने रणनीतिक घेराबंदी की, थाईलैंड और कंबोडिया आमने सामने आ गए, और तभी भारत ने मैदान में बिना शोर किए कूटनीतिक चाल चल दी, जो पूरी बाजी पलट सकती है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल छुपा है? भारत ने आखिर एंट्री तो ली, लेकिन चुपचाप क्यों? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का संकेत है? देखिए इस वीडियो में जंग, राजनीति और भारत की गेम चेंजर रणनीति की पूरी कहानी, क्योंकि जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। असल कहानी पर्दे के पीछे है। अगर आप सोच रहे हैं कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो तनाव आज दिख रहा है वो अचानक पैदा हुआ है, तो जरा रुकिए। ये टकराव कोई आज की बात नहीं है, इसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। असल में दोनों देशों के बीच दशकों से एक ऐसा विवाद है जो समय समय पर भड़कता रहा है, और अब फिर से वही जहर उबलने लगा है। इन दोनों देशों की बॉर्डर पर एक बहुत पुराना मंदिर है, प्रेह विहेयर टेम्पल। ये मंदिर कंबोडिया में है, लेकिन थाईलैंड का दावा है कि ये इलाका उसका है। सालों से ये इलाका विवाद का कारण बना हुआ है। कई बार यहाँ हल्की झड़पें भी हो चुकी हैं, लेकिन मई 2025 से ही इस तनाव ने फिर से जोर पकड़ना शुरू कर दिया था। इस दिन सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक मामूली झड़प हुई, लेकिन नतीजा गंभीर था। एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई। इस एक मौत ने दोनों देशों की सेनाओं को सतर्क, तनावपूर्ण और आक्रामक मोड में डाल दिया। इसके बाद जून में एक ऐसा विवाद हुआ जो सुनने में छोटा लगता है, लेकिन राष्ट्रवाद और सम्मान की भावना के चलते बड़ा मुद्दा बन गया। कुछ कंबोडियाई नागरिक प्रसाद टा मुएन थोम मंदिर के पास देशभक्ति गीत गा रहे थे। थाई पुलिस ने उन्हें रोक दिया और गीतों पर आपत्ति जताई। यही बात कंबोडिया को बेहद नागवार गुजरी। इसे उसने अपनी संप्रभुता और सम्मान पर हमला माना। इसके बाद से ही तनाव खुलकर सामने आने लगा। 24 जुलाई 2025 टकराव का विस्फोटक मोड़। इस दिन का सूरज बम धमाकों और गोलियों की गूंज के साथ उगा। थाईलैंड ने कंबोडिया पर रूसी BM-21 रॉकेट सिस्टम के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। थाई सेना ने कहा है कि कंबोडियाई फोर्स ने भारी तोपखाने और रूसी BM-21 रॉकेट लॉन्चरों का इस्तेमाल किया है, जिसके जवाब में थाई अधिकारियों ने उचित गोलाबारी की है। दोनों देशों के बीच चल रहे इस संघर्ष में अभी तक 15 लोगों की मौत की रिपोर्ट है, जबकि दर्जनों लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। रूसी मूल का BM-21 रॉकेट सिस्टम के इस्तेमाल के बाद दोनों देशों के बीच का संघर्ष और ज्यादा बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक BM-21 रॉकेट ने थाईलैंड में काफी नुकसान पहुंचाया है। कई तस्वीरों वायरल हो रही हैं, जिनमें कंबोडियाई सैनिकों को 25 जुलाई को और डारमीनचे प्रांत की एक सड़क पर रूसी BM-21 रॉकेट लॉन्चर ले जाते हुए एक ट्रक पर खड़े दिखाया गया है। जवाब में थाईलैंड की वायुसेना ने तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए अपने अत्याधुनिक F-16 फाइटर जेट्स को तैनात किया। इन जेट्स ने सीमावर्ती इलाकों में कंबोडिया के दो प्रमुख सैन्य ठिकानों को टारगेट किया, जो कथित तौर पर रॉकेट लॉन्चिंग ऑपरेशंस में इस्तेमाल हो रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन एयर स्ट्राइक्स में कंबोडियाई लॉजिस्टिक सपोर्ट और आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट वाले दो बेस पूरी तरह तबाह कर दिए गए। F-16 जेट्स की ये कार्रवाई बेहद सटीक और आक्रामक मानी जा रही है, क्योंकि इन हमलों से न केवल कंबोडिया को भारी नुकसान हुआ, बल्कि ये एक स्पष्ट संदेश भी था कि थाईलैंड अपनी क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं करेगा। इस कार्रवाई ने पूरे एशियाई संघ क्षेत्र को हिला दिया, क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो गया कि यह सिर्फ सीमा पर झड़प नहीं, बल्कि एक पूर्ण सैन्य टकराव की ओर बढ़ता संकट है। थाईलैंड ने आरोप लगाया कि कंबोडियाई सैनिकों ने ड्रोन उड़ाए और फिर 6 सैनिकों ने बाड़ फांदकर थाई पोस्ट पर हमला बोल दिया। वहीं कंबोडिया ने पलटकर कहा कि हम पर पहले हमला हुआ और हमने तो सिर्फ जवाब दिया है। यानी दोनों देश एक दूसरे को ही दोषी ठहरा रहे हैं। बॉर्डर पर तनाव तो था ही, लेकिन अब मामला सीधा सीधा जंग जैसा हो गया। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, वैसे वैसे आम नागरिकों की जान पर बन आई। 2 दिनों के भीतर करीब 32 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें अधिकतर आम लोग थे जो इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं रखते। थाईलैंड में करीब 19 लोग मारे गए और कंबोडिया में भी कई दर्जन हताहत हुए। और इससे भी ज्यादा दुखद है यह, लगभग 1,30,000 लोग अपने घर छोड़कर भाग चुके हैं, जिनमें महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हैं। ये लोग स्कूलों, अस्पतालों
और कैंपों में अस्थायी रूप से शरण लिए हुए हैं। इस जंग के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्ते बुरी तरह टूट चुके हैं। थाईलैंड ने कंबोडिया के राजदूत को देश से निकाल दिया और अपने दूतावास को वापस बुला लिया। अब दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत बंद हो चुकी है। ASEAN दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन के अध्यक्ष मलेशिया ने बातचीत की पेशकश की, लेकिन थाईलैंड ने फिलहाल इसे खारिज कर दिया। और यही वो मोमेंट है जब ये टकराव एक स्थानीय झगड़े से ऊपर उठकर एक क्षेत्रीय संकट बन गया। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब चीन ने अपने पुराने कार्ड फिर से खेलने शुरू किए। चीन ने कंबोडिया के साथ मिलकर वहां एक नेवल बेस पर काम तेज कर दिया, रीम नेवल बेस, जो अब चीन की इंडो पैसिफिक रणनीति का हिस्सा बन चुका है। इस बेस को लेकर अमेरिका, थाईलैंड और कई आसियान देश पहले से चिंतित थे, क्योंकि ये एक तरह से पूरे दक्षिण एशिया में चीन की सैन्य मौजूदगी को मजबूत करने की चाल थी। और फिर भारत ने मैदान में कदम रखा, लेकिन बेहद साइलेंट तरीके से। भारत ने न तो कोई जोरदार बयान दिया, न ही कोई धमकी। उसने सीधी एंट्री ली कूटनीति के रास्ते। हाल ही में भारत ने थाईलैंड के साथ डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाया और वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे देशों से भी मैरीटाइम सिक्योरिटी पर बातचीत तेज की। ये सभी देश चीन से खफा हैं और भारत को एक बैलेंसिंग पावर की तरह देख रहे हैं। यानी भारत ने शोर नहीं किया, लेकिन चाल ऐसी चली कि पूरा बोर्ड हिल गया। भारत ने आसियान देशों में भरोसे का माहौल बनाया बिना किसी खुले गठबंधन के, और थाईलैंड के साथ अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और मजबूत किया। जबकि चीन हथियार और बेस दिखा रहा था, भारत दोस्ती और स्थिरता की बात कर रहा था। कभी जिसे दुनिया एशियन EU यानी एशिया का यूरोपीय संघ कहती थी, वही आसियान आज अपनी एकता और प्रभावशीलता को लेकर सवालों में घिरा हुआ है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो विवाद है, वो सिर्फ सीमा या एक मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इस पूरे संगठन की क्षमताओं को चुनौती दे रहा है। जब दोनों देशों के बीच टकराव हुआ, तब एशियाई समुदाय की तरफ से शांति की पहल की गई थी, लेकिन ना तो थाईलैंड ने उसे स्वीकार किया और ना ही कंबोडिया ने उसकी बात को माना। ऐसे में सवाल उठता है, अगर सदस्य देश ही संगठन की बात नहीं मानते, तो फिर एशियाई संगठन का असली रोल क्या रह जाता है? यह संगठन जिस मकसद से बना था, यानी आपसी संवाद, शांति और सहयोग, क्या वो अब सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है? क्या एशियाई देशों का संगठन अब एक सिंबलिक या रस्मी संस्था बनती जा रही है, जिसका जमीन पर कोई ठोस असर नहीं दिखता? अब इसी खाली जगह में भारत के लिए एक रणनीतिक मौका है। जब चीन अपनी आक्रामक रणनीति से आसियान के छोटे देशों पर दबाव बना रहा है और जब खुद आसियान भीतर से बिखराव की ओर जा रहा है, तब भारत एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभर सकता है। भारत कूटनीति, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों के जरिए इस क्षेत्र में स्थिरता ला सकता है और एक नई क्षेत्रीय नेतृत्व भूमिका निभा सकता है। अगर आपको लगता है कि इंडो पैसिफिक में बस व्यापार और समुद्री सुरक्षा की बातें हो रही हैं, तो एक बार फिर सोचिए। इस पूरे क्षेत्र में धीरे धीरे एक ऐसी रणनीतिक जंग चल रही है जो दिखती नहीं, लेकिन महसूस जरूर की जा सकती है। इसे आप एक नई तरह की साइलेंट कोल्ड वॉर कह सकते हैं, जहां एक ओर चीन है जो तेजी से अपना दायरा बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ भारत है जो शांत चालों से एक मजबूत मोर्चा खड़ा कर रहा है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक मंदिर का विवाद है? बिल्कुल नहीं। ये धार्मिक भावनाओं से कहीं आगे जाकर अब राजनीतिक दबदबे और सैन्य रणनीति का खेल बन चुका है। भारत ने खुलकर पक्ष क्यों नहीं लिया? भारत सतर्क है। उसे क्षेत्रीय संतुलन भी बनाए रखना है और अपनी भौगोलिक सीमाओं के कारण एक कूटनीतिक संतुलन भी। मगर भारत की चुप्पी को समर्थन या विरोध दोनों तरह से देखा जा रहा है। क्या एशियाई संगठन असफल हो रहा है? संक्षेप में कहें तो हाँ। जब 1,30,000 लोग विस्थापित हो जाएं और संगठन सिर्फ बैठक करता रह जाए, तो सवाल उठना लाजमी है, चीन ने रीम बेस को अचानक तेज क्यों किया? रीम बेस सिर्फ एक समुद्री सैन्य अड्डा नहीं, बल्कि चीन की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा है। इसका विस्तार साफ संकेत देता है कि चीन दो मोर्चों पर दबाव बना रहा है, साउथ चाइना सी और अब थाई कैम्बोडिया कॉन्फ्लिक्ट। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर बन सकता है? जरूरी नहीं कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु बमों से हो। आज की लड़ाई हाइब्रिड वॉरफेयर की है, प्रॉक्सीज, बेसिस, मीडिया मैनिपुलेशन और जियोपॉलिटिकल प्रेशर से। और हाँ,
यह उस दिशा में एक और कदम जरूर है। अब बारी है उस सबसे बड़े सवाल की, क्या भारत और चीन फिर से आमने सामने हैं, लेकिन इस बार बिना लड़ाई के, बस चालों से। अगली कड़ी में समझेंगे इस पूरे शतरंज का मास्टरमाइंड कौन है। अगर आपको ये जानकारी सटीक और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी हो तो इसे आगे जरूर बढ़ाइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देश लड़ते हैं लेकिन सच्ची कीमत तो आम जनता चुकाती है और अब वक्त है उस हकीकत को सामने लाने का। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए जय हिंद।